हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग डिप्लोमा बुक पर। और हमने एसी सीरीज आरएल सर्किट के बारे में देखा था, तो इन टर्म्स ऑफ सर्किट हमने उसका पूरा एक्सप्लेनेशन किया था। तो अभी इस वीडियो में हम तीन पॉइंट्स हम समझेंगे। इस यही सर्किट इन टर्म्स ऑफ वेवफॉर्म्स हम समझेंगे। बाद में इसका पावर फैक्टर निकालेंगे, डिराइव करेंगे और टाइम कांस्टेंट भी डिराइव करेंगे। तो इस वीडियो में मैं पहले से ही आरएल सर्किट फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ। तो ये हमारा पहले वाला आरएल सर्किट था। तो इसमें इन टर्म्स ऑफ वेवफॉर्म्स हम जानेंगे कि अभी हम इन टर्म्स ऑफ सर्किट पिछले वीडियो में हमने पूरा डिस्क्रिप्शन देखा था इसका। यहाँ करंट आए जब स्टार्टिंग में 0 रहता है, तब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर भी 0 रहता है। और तब कॉइल के अक्रॉस जो बैक ईएमएफ रहता है वो मैक्सिमम रहता है। यहाँ पे देखो, जब 0 है तब यहाँ पे बैक ईएमएफ कॉइल के अक्रॉस मैक्सिमम है। और इसका करंट का हम इंक्रीजिंग पार्ट लेंगे। इंक्रीजिंग पार्ट में जब करंट 0 से इंक्रीज होता है मैक्सिमम तक, तब अकॉर्डिंगली वोल्टेज अक्रॉस वी आर, यानी कि रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी इंक्रीज होता है क्योंकि वो इन फेज रहता है करंट के। और सिमिलरली उसका जो बैक ईएमएफ अपोजिट ईएमएफ डेवलप हो गया तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में वो सेल्फ इंड्यूस होके वही डायरेक्शन में जिस जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, समझो इस डायरेक्शन, तो उसी डायरेक्शन में उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। कब तक? मैक्सिमम करंट जब सर्किट में फ्लो होता है तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होता है अक्रॉस रजिस्टर। और इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो पूरा डिक्रीज होके पूरा डाउन होके 0 होता है, यानी कि बैक ईएमएफ 0 होता है और ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट होता है इंडक्टर। यहाँ पे ये इंक्रीजिंग पार्ट, करंट के इंक्रीजिंग पार्ट में इंडक्टर का बैक ईएमएफ डिक्रीज होता है, डिके होता है। और जो करंट का डिक्रीजिंग पार्ट, अभी 90 डिग्री से करंट डिक्रीज होना चालू होता है, तो अकॉर्डिंगली इन फेज वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर भी डिक्रीज होता है जब तक कि वो 0 ना हो जाए। और यहाँ पे डिक्रीजिंग पार्ट में इसका बैक ईएमएफ, अभी डिक्रीजिंग पार्ट इधर से करंट फ्लो करेगा, लेकिन बैक ईएमएफ इधर इस डायरेक्शन से इंडक्टर के अंदर बैक ईएमएफ इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा, या फिर यहाँ पे इन उसके मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होते रहेगा मैक्सिमम तक। जहाँ जहाँ पे ये जो है ये 0, जब यह 0 होता है करंट सर्किट में का, ये 0 होता है, तब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर भी 0 होता है। तब इसका जो बैक ईएमएफ जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर हो रहा था वो मैक्सिमम हो जाता है यहाँ पे। और मैक्सिमम, और बाद में से जब ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट इंक्रीज होना चालू होता है, तब अगेन ये जो बैक ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप, अभी करंट नेगेटिव हाफ साइकिल में इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो उसी डायरेक्शन में बैक ईएमएफ भी उसी डायरेक्शन में रिड्यूस होगा 0 तक। जब तक ये मैक्सिमम होता है करंट मैक्सिमम, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर भी मैक्सिमम होता है, तब ये 0 तक
रिड्यूस होता है, अगेन सेम साइकिल अगेन स्टार्ट होता है और सेम रिपीट होता है। और ये वी जो है वी एल प्लस वी आर, इनके अक्रॉस जो रजिस्टर ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका रिजल्टेंट वोल्टेज आता है वी, जो दोनों का एडिशन होके इस प्रकार वी मिलता है हमको वोल्टेज करंट का, सॉरी सर्किट का। अभी इन टर्म्स ऑफ हम वेवफॉर्म देखे हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि इसका वोल्टेज अगर देखा जाए तो इसका रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होता है, वी मीन्स ये दोनों के अक्रॉस जो ड्रॉप वी आर प्लस वी एल, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल। और ये इसको वोल्टेज ट्रायंगल के रूप में भी दिखा सकते हैं हम, वोल्टेज ट्रायंगल, इस इक्वेशन को वोल्टेज ट्रायंगल के रूप में दिखा सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो एक करंट आए है, करंट आए जो दोनों सर्किट में सेम फ्लो होता है दोनों कंपोनेंट रजिस्टर और इंडक्टर के अंदर। तो करंट एज अ रेफरेंस क्वांटिटी टेकिंग ऑन एक्स एक्सिस करंट आए, और उसके फेज में ही वी आर रहता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, तो वो वहीं पे लाई करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। और 90 डिग्रीज का फेज शिफ्ट कौन करता है, वी एल, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है वो करंट के 90 डिग्रीज का फेज शिफ्ट करता है। तो इस प्रकार लेंगे 90 डिग्रीज में। और रिजल्टेंट वी, जो रिजल्टेंट वी है, रिजल्टेंट वोल्टेज जो करंट वोल्टेज से फाई एंगल में लैग करता है, यानी कि फाई एंगल का फेज शिफ्ट होता है। ये वोल्टेज ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज ट्रायंगल यहाँ पे देखिए V इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट वी आर प्लस वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर को हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ऐसा भी लिख सकते हैं, आई आर प्लस आई एल ब्रैकेट स्क्वायर आई एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू टेकिंग आई एज कॉमन आई स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस एक्स एल ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे वोल्टेज ट्रायंगल में देखेंगे तो ये इक्वेशन फिक्स बैठेगा, v इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट वी आर प्लस वी एल ब्रैकेट स्क्वायर। और ओम्स लॉ लगा के वी आर को आई आर प्लस, इसको भी वी एल को प्लस आई एक्स एल स्क्वायर, आई कॉमन लेंगे, आई बाहर आएगा, आई स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस एक्स एल ब्रैकेट स्क्वायर। अभी ये जो आर प्लस एक्स एल है यह क्वांटिटी है, इसको जेड हम बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, क्योंकि वी इज इक्वल टू आई जेड ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड, और जेड इक्वल टू वी अपॉन आई। हमको इसी तरह ये तीन इक्वेशंस मिलते हैं, V इज इक्वल टू आई जेड, आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड, या जेड इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ये तीन इक्वेशन हमको मिलते हैं अकॉर्डिंग टू वोल्टेज ट्रायंगल। लेकिन जहाँ पे जेड जो है इसमें वेयर जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ वेयर जेड इज इक्वल टू
impedance of the circuit, is equal to z is equal to, इसकी वैल्यू है अंडर स्क्वायर रूट, सॉरी इसकी वैल्यू है z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 1/2। इस स्क्वायर रूट को हम ब्रैकेट रेस टू 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ए भी एक फार्मूला मिल गया हमको इम्पीडेंस का। हमको यहाँ पे तीन चार फार्मूले मिल गए। v इज इक्वल टू आई जेड, आई इज इक्वल टू या अपन जेड, तीनों का सेम मीनिंग है, और जेड इज इक्वल टू या अपन आई। तो यहाँ पे हमको तीन फार्मूले मिल गए, और जहाँ पे जेड की वैल्यू ये इतनी रहती है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर ब्रैकेट टू 1/2, ये जेड की वैल्यू है। तो सेम हम इम्पीडेंस ट्रायंगल में दिखाएंगे। जेड में इसका मतलब जेड जो है जेड, इसका मतलब जेड जो है वो आर प्लस एक्सएल है, सॉरी आर प्लस एक्सएल। तो ये भी हमको इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल भी निकाल के ये भी दिखा सकते हैं इसमें, इम्पीडेंस ट्रायंगल। टेकिंग आई एज कॉमन रेफरेंस क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, और रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो आई के एक्सिस पर लाई करेगी, और 90 डिग्रीज का फेज शिफ्ट जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस करेगा, और वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इम्पीडेंस जो है ये आर और एक्सएल का वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम ट्रायंगल के रूप में दिखा सकते हैं। इसका मतलब यही होता है जेड इज इक्वल टू आर प्लस एक्सएल, डायगोनल इज इक्वल टू फ्रंट फ्रंट साइड इंटू एडजेसेंट साइड, सॉरी फ्रंट साइड प्लस एडजेसेंट साइड। इसका जो पावर जो ड्रॉन होगा सर्किट से वो इस प्रकार उसको दिखा सकते हैं, पावर ड्रॉन बाय द सर्किट। अभी tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइडेड बाय आर according to this impedance angle। XL means front side divided by adjacent side। इसका tan का ये जो फॉर्मूला रहता है tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। लेकिन अगर प्योर इंडक्टर रह गया सर्किट में, प्योर इंडक्टर लगवाया हमने, तो वो क्या करता है, इट कंज्यूम्स नो पावर, वो पावर कंज्यूम नहीं करता है प्योर इंडक्टर। इसलिए जो भी पावर जिसे सर्किट ड्रॉ करेगा, जो भी पावर सर्किट ड्रॉ करेगा वो इसके इट इज इक्वल टू द पावर डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टर। रेजिस्टर के द्वारा जो पावर डिसिपेट होगा वही सर्किट पे ड्रॉन पावर, जो सर्किट ड्रॉ करेगा वही वही रहेगा। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, क्योंकि इसमें प्योर इंडक्टर पावर नहीं कंज्यूम करता, इसलिए उसका कुछ हमने काउंट नहीं किया। तो फिर पावर का फार्मूला रह जाता है आई स्क्वायर आर।
फिर आई स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं I इंटू आर। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई को हम लिख सकते हैं आई इंटू वी अपॉन आर डिवाइडेड बाय आर। अभी ये वी इंटू आई ऐसा लेंगे, वी आई डिवाइड इंटू आर डिवाइडेड बाय आर। फिर ये आर जो है वी आई इंटू आर, आर डिवाइडेड बाय ये जो आर है वो आर क्या रहता है, वी अपॉन आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। लेकिन वी अपॉन आई हमने देखा है वी अपॉन आई वो जेड भी होता है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि हम ये वी अपॉन आई को हम जेड भी लिख सकते हैं। फिर आर को हम जेड एज आर की वैल्यू हम जेड भी लिख सकते हैं, आर डिवाइडेड बाय जेड। अभी अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल आर डिवाइडेड बाय जेड मीन्स एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय डायगोनल क्या होता है, cos फाइव होता है। इसका cos फाइव मीन्स P इज इक्वल टू वी आई इंटू cos फाइव, cos फाइव। और ये जो cos फाइव ये यही पावर फैक्टर का फार्मूला है। हमको ये कितना फार्मूला मिल गया, एक, ये दो, तीन, चार, पांचवा फार्मूला जो पावर फैक्टर का है, P इज इक्वल टू वी आई इंटू कॉस फाइव। और ये जो cos फाइव इसको हम बोलेंगे पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। cos फाइव यही रहता है पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। इसको हम शॉर्ट में PF कहते हैं। ये cos फाइव ये जो टर्म है इसको ही पावर फैक्टर बोलते हैं। और इसका फार्मूला है P इज इक्वल टू सर्किट पावर इज इक्वल टू वी आई इंटू कॉस फाइव। तो हमने इसी तरह पावर फैक्टर का फार्मूला हमने डिराइव किया है। अब हम अगले नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं, टाइम कांस्टेंट। अभी टाइम कांस्टेंट जो है, टाइम कांस्टेंट देखेंगे सर्किट का। इसके लिए हम एक सिंपल सा सर्किट ड्रॉ करेंगे, सेम वही सर्किट, सेम आरएल सर्किट, आरएल सर्किट। लेकिन एक स्विच बीच में लगाएंगे, ये स्विच एसी, करंट फ्लो आर, आर और ये एक्सएल इंडक्टर ए स्विच। अभी जब स्विच ओपन होता है उस कंडीशन में क्या होता है, स्विच ओपन रहता है तो सर्किट करंट आई इज इक्वल टू जीरो। अभी स्विच को हम क्लोज करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तब क्या होता है, स्विच ऑफ होता रहेगा तो सर्किट करंट इज इक्वल आई इज इक्वल टू जीरो। अभी स्विच क्लोज करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो क्या होगा, सर्किट का जो करंट है वो जीरो से मैक्सिमम तक इंक्रीज होगा, मैक्सिमम वैल्यू तक करंट फ्लो होगा सर्किट में से, जीरो से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज होके फ्लो करेगा। लेकिन ये जो इंक्रीज ऑफ द करंट है वो इंस्टैंटेनियस अचानक सा एकदम से इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे इंक्रीज होगा। और अगर हमने वापस स्विच ओपन किया यानी कि स्विच ऑफ किया तो क्या होगा उस कंडीशन में, अगेन आई इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट से लेके जीरो करंट तक आएगा। और वो भी अचानक से एकदम सा जीरो नहीं होगा या एकदम सा या मैक्सिमम नहीं होगा, वो धीरे धीरे या जीरो से मैक्सिमम होगा और यहाँ पे मैक्सिमम से जीरो होगा। तो ये इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है कि इंडक्टर का जो टेंडेंसी रहता है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। यानी कि इसका रे इसका ये क्या करता है, एवरी
एवरी चेंज इन करंट को ये ऑपोज करता है। इसलिए जो करंट अचानक से बनना या कम कम होना चाहिए, वो अचानक से बढ़ता या कम नहीं होता, धीरे धीरे बल्कि धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे कम होता है। तो इसको कुछ टाइम इसको डिले होता है। ये जो डिले टाइम है, ये डिले टाइम किसके ऊपर डिपेंड रहता है? ये इसके या इनके इंक्रीज होने में, करंट या डिक्रीज होने में क्या होता है? डिले टाइम होता है। इसको कुछ टाइम लगता है। इसको हम डिले टाइम या टाइम बोलेंगे सिंपल। वो टाइम किस पर डिपेंड करता है? टाइम कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। टाइम कांस्टेंट, उसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ये टाइम कांस्टेंट है और वो टाइम कांस्टेंट पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम कांस्टेंट है सर्किट का। उस हिसाब से उसको इंक्रीज या मैक्सिमम तक इंक्रीज होने या जीरो तक डिक्रीज होने में उतना टाइम लगता है। वो टाइम कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और टाइम कांस्टेंट एक एक ऐसा देते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ एल डिवाइडेड बाय आर। मीन्स लैम्बडा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर। इनका रेशियो इंडक्टेंस टू द रेजिस्टेंस, इसका जो रेशियो रहता है, इस रेशियो इस रेशियो से ही इस इस रेशियो का जो वैल्यू निकलता है, उससे टाइम कांस्टेंट का वैल्यू लैम्बडा निकलता है। और टाइम कांस्टेंट ऐसा कहा जाता है, समझो सपोज सपोज सर्किट में का करंट जो है वो आई इज इक्वल टू मैक्सिमम है 1 एम्पियर तक हमको चाहिए। तो इंक्रीज जब जीरो से इंक्रीज होता है, आई इज इक्वल टू जीरो से मैक्सिमम तक इंक्रीज होता है, उसी कंडीशन में इंक्रीज होने के लिए क्या होता है? ये इंक्रीज, ये मैक्सिमम है। आई एम मैक्स 1 एम्पियर मैक्सिमम करंट। तो जीरो से 1 एम्पियर तक इंक्रीज होने के लिए करंट को इस 1 एम्पियर के 0.63 इंटू 1 इंटू मैक्सिमम करंट कितना है? इंटू 1। तो 0.63 एम्पियर तक इंक्रीज होना मांगता है, इंक्रीज होना चाहिए, तब वो एक एक टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। यानी कि इंक्रीज होने में करंट का टाइम कांस्टेंट के वैल्यू कितना रहता है? जब करंट इंक्रीज होता है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू का 63%। जब करंट अचीव होता है जीरो से 63, मैक्सिमम वैल्यू की 63% तक, वो करंट रिच होता है, वहाँ तक आता है 63% तक। तो वो एक टाइम कांस्टेंट तक पहुँच गया, ऐसा होता है। एक टाइम कांस्टेंट काउंट करते हैं। और ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जीरो से मैक्सिमम तक या फिर डिक्रीज होने में भी सही सेम ये होता है कि मैक्सिमम से जीरो होने तक डिक्रीज होने में 5 टाइम्स टाइम कांस्टेंट, यानी कि 5 टाइम्स ये इतना टाइम कांस्टेंट, इसका 5 टाइम्स इतना टाइम लगता है पूरा इंक्रीज या पूरा डिक्रीज होने में। इसके इसके इक्वल टू अगर हम, तो ये तो पूरा टोटल टाइम होता है। 5 टाइम्स लैम्बडा इज इक्वल टू टाइम, डिले टाइम इसको बोलेंगे। और डिक्रीज होते समय यानी कि आई इज इक्वल टू मैक्सिमम से जीरो तक डिक्रीज जब होता है करंट सर्किट में का, तब उसकी वैल्यू जो होती है आई इज इक्वल टू 0.37 इंटू, यहाँ पे आई मैक्स इंटू मैक्सिमम करंट, यानी कि 37% तक करंट का डिक्रीज होना, वो एक टाइम कांस्टेंट, एक लैम्बडा, यानी कि एक टाइम कांस्टेंट कहता है। ऐसा 5 टाइम्स लैम्बडा तक, यानी कि 5 लैम्बडा तक एक डिले टाइम होता है डिक्रीज होने में। ये भी डिक्रीज होने में और ये इंक्रीज होने में सेम
फाइव लैम्बडा का टाइम लगता है इंक्रीज या डिक्रीज होने में, ऐसा कंसीडर किया जाता है। तो इस और लैम्बडा की वैल्यू, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू एल डिवाइडेड बाय आर से, ये एक फार्मूला मिल गया, इससे निकालते हैं इंडक्टेंस टू द रिएक्ट रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस के हिसाब से इंडक्टेंस की वैल्यू। और यहाँ पे जब ये इंडक्टेंस वैल्यू अगर लार्जर रहेगा, लार्जर, तब टाइम कांस्टेंट भी लॉन्गर रहेगा, यानी कि ज़्यादा रहेगा। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्जर रहेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू, तब टाइम कांस्टेंट शॉर्टर रहेगा, यानी कि छोटा रहेगा। यानी कि इंडक्टेंस की वैल्यू लार्जर रही तो टाइम कांस्टेंट ज़्यादा रहेगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्जर रही तो टाइम कांस्टेंट कम रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।